प्रकाशन का जो सेट है उसका सेट नंबर आज हम लोग 5 का डिस्कशन करेंगे। सेट नंबर 5 सीटेट। अब सबसे पहले ये पहला प्रश्न देखिए 31 नंबर का है। क्या पूछा कि रतिराम शहर में दूध बेचता है। वह प्रतिदिन 10 लीटर दूध 45 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचता है, लेकिन साथ ही हर हफ्ते वह 50 नगर निगम को टैक्स के रूप में भी देता है, मतलब 50 रुपया टैक्स भी देता है। सितंबर 2021 में रतिराम ने कितने रुपए कमाए होंगे? 13,500 आएंगे ना। अब 13,500 में से 250 रुपया आगे समझ। तो इस तरह से देख लीजिए कि इसमें जो है जैसे ही 50 रुपये का हफ्ता का रहा है तो सप्ताह काउंट कीजिए, हफ्ता नहीं, मतलब एक सप्ताह हो गया तब 8वां दिन उसको मिल गया। तो इस तरह से 5 कम से कम महीना में 5 सप्ताह होते हैं, उसके हिसाब से हम कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि जेम्स स्थानीय उधार देने वाले व्यक्ति में से 500 रुपया उधार लेता है और कबीर भी उतना ही उधार एक कोऑपरेटिव सोसाइटी से ले लेता है। जेम्स 55 दिनों तक हर दिन 11 उधार चुकाता है 11 रुपये का। ठीक है, तो कितना चुकाया वो? 11 × 55, 11 × 55 5 60, 605 रुपया चुकाया। कबीर ने बैंक को 55 दिनों के बाद 600 रुपया चुका दिया। 600 रुपया उसने चुका दिया कबीर ने, तो दोनों की उधार 55 दिनों के बाद ख़त्म हो गई। किसने ज़्यादा राशि और कितनी ज़्यादा चुकाई? तो 5 रुपया ज़्यादा चुकाया, यही ना। और किसने? जेम्स ज़्यादा दिया था। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका आंसर राइट आंसर बी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। आइए आगे देखिए। एक मिनी बस में अधिकतम 15 विद्यार्थी बैठ सकते हैं और उसके 3 गुना विद्यार्थी एक बड़ी बस में बैठ सकते हैं। 112 विद्यार्थी पिकनिक पर जाना चाहते हैं और प्रत्येक सीट पर एक विद्यार्थी बैठ सकता है। इसके लिए कम से कम कितने वाहनों की आवश्यकता? सबसे पहले ये देखना है कि एक बस में कितने बैठ सकते हैं विद्यार्थी? 15, और उसके 3 गुना विद्यार्थी एक बड़ी बस में बैठ सकता है। अगर बड़ा बस होगा तो 45 बैठेगा, यही ना। 112 विद्यार्थी पिकनिक पर जाना चाहता है, मतलब जाना कितना है? 112 को। तो प्रत्येक सीट पर एक ही विद्यार्थी को बैठना है, तो इसके लिए कम से कम कितने वाहनों की आवश्यकता होगी? तो एक वाहन जो होगा कि बड़ा बस वाला 45 वाला ले लेंगे, ठीक है, और 2 45 वाला, और एगो अगर हम लेते हैं तो 60, तो 2 अगर हम लेते हैं वाहन तो कितना हो जाएगा? तो हम बड़े वाला पहले 2 सेलेक्ट कर लेते हैं, 90 ये हो गया, और उधर एक छोटा वाला ले लेंगे, एक छोटा वाला। तो 2 हम बड़ा वाला, एगो छोटा वाला से पूरा विद्यार्थी आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। आएगा 15 जोड़ेंगे तो पूरा रहा है कितना है? 105 है, लेकिन है 112, तो एगो और ले लेंगे। एगो और कौन सा लेंगे? छोटा वाला या बड़ा वाला? छोटा वाला ले लेंगे। लेकिन 3 को हम बड़ा वाला ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 को बड़ा वाला ले लेंगे, वो छोटा वाला लेने की जरूरत नहीं होगा, कट गया। 4 को मिनी बस लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे परिस्थिति में 2 का हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए। आगे समझे? 2 बड़ा 2 छोटा। यहाँ बोला एक धनात्मक पूर्णांक को एक परिपूर्ण संख्या कहा जाता है यदि उस संख्या को छोड़कर उसके सभी विभाजकों का योग संख्या के बराबर आता है। इनमें कौन सी एक परिपूर्ण संख्या है? नहीं है। मतलब क्या पूछा है? सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिए। पूछा है कि एक धनात्मक पूर्णांक को एक परिपूर्ण संख्या कहा जाता है। जो भी धनात्मक वो परिपूर्ण है यदि उस संख्या को छोड़कर, जो संख्या है उसको छोड़कर उसके सभी विभाजकों का योग संख्या के बराबर हो जाए। मतलब जितने भी भाग देने वाले हैं अगर उसको जोड़ करके हम भाग करते हैं तो उसके बराबर होना चाहिए। तो ऐसी कौन संख्या नहीं हो सकता है? ये चीज़ बोला कि कौन संख्या इसमें नहीं हो सकता है। तो ऐसे में आप सबको अगर करते हैं, पहले हम 6 से लेते हैं, तो 6 के विभाजक कौन कौन होते हैं? 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं। सबको जोड़ दीजिए तो कितना? 6 नहीं आएगा? 6 है। तो ऐसा कौन नहीं आएगा? तो मैं डायरेक्ट आपको बता दूँ, 48 नहीं आएगा, बाद बाकी सब आएगा। देख लीजिएगा। 28 को ले लीजिए तो 28 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1 7 2 भी होगा, सॉरी और छूट गया है। 1 हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया और 14 हो गया। तो जोड़ लीजिए कितना आएगा? 28 आएगा क्या? 4 भी आएगा। तो 4 और 4 2 6, 6 1 7 7 14, 14 14 28 नहीं आ गया। तो इस तरह से देखना है। बस इसमें ये लॉजिक है कि भाई किसको ऐसा काटने वाला, जैसे 28 को काटने वाला 1 2 4 7 14। अब इसमें सबको जोड़ते हैं तो कितना प्लस करते हैं तो 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? इस तरह से 6 का भी आ रहा है, 28 का भी आ रहा है, इसका भी आ जाएगा। इसका नहीं आएगा, 48 का नहीं आएगा, करके देख लीजिए। ठीक है, आगे समझ में। आइए अगला प्रश्न है, बोला है निम्नलिखित में पर विचार करना है।
अब विचार करना है तो यहाँ बोला है कि 1 मीटर 1 किलोमीटर का शतांश है, तो 1 किलोमीटर का शतांश नहीं होता है, मतलब कथन पर विचार करना है। यहाँ पे बोला सही कथन कौन है चुनना है, ठीक है, सही कथन इसमें कौन कौन है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए कि पहला कथन तो गलत है, शतांश नहीं है। शतांश का मतलब होता है 1/100, ठीक है। शतांश का मतलब होता है 1/1000, तो 1/1000 होता है 1 मीटर 1 किलोमीटर का 1/1000वां भाग है, तो इसीलिए पहला वाला गलत है। तो पहला वाला जिसमें ऑप्शन में होगा उसको काट देंगे, 1 में था। दूसरा वाला 1 लाख बराबर 100,000, ठीक है, 100,000 को ही हम 1 लाख कहते हैं। 100,000 का मतलब 100 दे दिए, 1000 के लिए हम क्या करें 3 गो शून्य दे दिए, तो क्या 5 गो शून्य पर 1 लाख होता है, तो 1 लाख बराबर 100,000 होता ही है, तो ये सही है। पहला दूसरा सही है, तो जिसमें जिसमें दूसरा दिया होगा वो सही होगा, इसमें दूसरा नहीं दिया है, गलती हो गया, ठीक है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो 3 सही होगा या तो 4 सही होगा। देख लेंगे 3 सही है कि 4। 1 किलोमीटर 1 लीटर का शतांश है, 1 मिलीलीटर 1 लीटर का शतांश नहीं होता है, ठीक है। शतांश नहीं होते हैं कि होते हैं, बताइए। नहीं होते हैं, इसलिए 4 वाला सही हो। 1 करोड़ बराबर 100 लाख, तो 100 लाख होता है कि नहीं होता है, उसके लिए हम 100 दे देंगे, और लाख के लिए क्या सुना देता है 5 को, 1 2 3 4 5। अब देखिए कि 1 करोड़ ही हो गया, 1 करोड़ हो गया, तो इसका मतलब 4 सही होगा। आगे समझ में, तो इस तरह से आप बी को लगा सकते हैं। आगे समझ में, ऐसे लगा लेते हैं। आइए देखिए, बोला है मैं 5 तीसरी अंकों की संख्या हूँ जो 5 से विभाजित हो जाती है। मैं 5 अंकों की मतलब 5 तीसरी अंकों की संख्या हूँ। इसको ही पढ़ा दीजिएगा, आया पढ़ने के लिए। अब चला ना। बोला है कि मैं 5 तीसरी अंकों की संख्या हूँ, मतलब 5 तीसरी अंकों की संख्या का क्या मतलब हुआ? ये 5 तीसरी अंकों का संख्या का मतलब होता है कि 5 को संख्या होगा, लेकिन 3 अंक होंगे उसमें। 5 तीसरी अंकों की संख्या का मतलब होगा, संख्या तो 5 अंक के होंगे, लेकिन उसमें अंक 3 ही होंगे, मतलब कोई भी डिजिट होगा 3 ही डिजिट होगा। तो बोला है कि मैं 5 अंकों की 5 से विभाजित भी हूँ, इसका मतलब है कि 5 से विभाजित होने वाला होगा, ठीक है। और उसके बाद है लेकिन 10 से नहीं कटता हूँ, 10 से नहीं कटने वाला होगा। मेरे दहाई और हजार स्थानों के अंक क्रमशः दूसरी और तीसरी अभाज्य संख्याएं हैं। मतलब दूसरी और तीसरी अभाज्य संख्या का मतलब हो गया कि पहली अभाज्य संख्या 2 होता है, दूसरी 3 होता है और तीसरी 5 होता है। तो ये बोला है कि मैं दहाई और हजार स्थान, जहाँ दहाई स्थान पर होगा वहाँ पे दूसरी अभाज्य संख्या 3 होगा। तो दहाई स्थान पर देख लो कि किसमें 3 आया है, सी आया है ना। अच्छा, उसके बाद बोला है दहाई स्थान पर, बोला है मेरे दहाई और हजार स्थानों के अंक क्रमशः दूसरी तीसरी अभाज्य संख्या, दूसरी तीसरी अभाज्य संख्या। तो दूसरी अभाज्य संख्या है कि नहीं है 3, ठीक है, और तीसरी अभाज्य संख्या 5, तो इसी में आया। यहाँ भी है, यहाँ है क्या, यहाँ पे तो हजार स्थान पर नहीं है, तो इसीलिए गलत हो गया। तो राइट आंसर ये हो गया, इस कंडीशन से हमको मिल गया, है ना। एक मिनट, आगे क्या कहा है? अभाज्य संख्या है, सैकड़ा का अंक एक सम अभाज्य है। सैकड़ा का अंक जो है ना एक सम अभाज्य है, ऐसा बोला है। तो सैकड़ा का अंक इसमें सम अभाज्य नहीं है, ठीक है, इसमें है सम अभाज्य। ये भी है और ये भी था, मतलब अंक तो 3 और 5 यहाँ भी दिए हैं, यहाँ भी दिए हैं, तो 3 5 है कि नहीं है, लेकिन हाँ दहाई अंक पर नहीं था, मतलब हाँ, तो ये ऐसे भी गलत हो गया था, इसलिए सी इसका आंसर होगा, सी होगा। आगे समझे, मतलब दहाई पर तीसरा और हजार पर कौन है, 1000 5 है, 5 है कि नहीं है, तो ऐसे ही इसी से मिल गया कि सी इसका आंसर। चलिए आइए देखिए, इनमें से कौन भिन्नों का जोड़ने पर परिणाम 1 मिलेगा। तो परिणाम 1 मिलेगा, जोड़ के देख लीजिएगा जिसका परिणाम 1 होगा, ठीक है। तो इसमें जो है आप जोड़िएगा, सी वाले को जोड़िएगा तो देखिए 8 एलसीएम आ जाएगा, 1 जोड़ 5 जोड़ 3 आ जाएगा, तो ये तो 9 आ जाएगा, तो ये तो गलत है। इस तरह से आप देखिए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 4 एलसीएम आएगा, 1 जोड़ 2 जोड़ 2 आएगा, क्या आएगा 5/4 आ गया, 1 नहीं आया, तो ये भी गलत है। ऐसे करके अगर आप जोड़ते हैं तो लास्ट में मैं आपको बता दे रहा हूँ इसका आ जाएगा, ठीक है, इसका 1 आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम आप निकालेंगे 16 एलसीएम आएगा। जब एलसीएम 16 आएगा तो 8 से भाग करेंगे 2 बार में, तो 3 दूना 6, 16 एक बार में काटता है तो 4 एकम 4, 4 बार में काटता है तो 4 एकम 4, और यहाँ पे हो जाएगा 8 2 बार में काटता है तो 2 एकम 2। जोड़िए कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, 10 6 16 आएगा, 16/16 आ गया ना, तो ये सही है, यही पूछा था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ऐसा बोला है।
सभी वर्ग आयत होते हैं, सभी वर्ग आयत नहीं होते हैं, सभी वर्ग आयत होते हैं। देखिए आयत में लंबाई और चौड़ाई होता है। क्या होता है? आयत में लंबाई और चौड़ाई होता है। वर्ग में भी तो लंबाई और चौड़ाई होते हैं, बेशक लंबाई चौड़ाई सेम हो, लंबाई और चौड़ाई सेम हो। तो जितना भी वर्ग है सब आयत है, लेकिन जितना भी आयत है सब वर्ग नहीं है। क्या आगे ना समझे? जितना भी आयत है सब क्या है? वर्ग नहीं है। तो अब इसमें बोला है कि कौन गलत है। ठीक है, तो पहला तो सही है, सभी वर्ग आयत है। ठीक है, दूसरा बोला सभी समांतर चतुर्भुज वर्ग है। तो कभी भी समांतर चतुर्भुज वर्ग नहीं हो सकता है, क्योंकि वर्ग होने के लिए क्या होना, मैं आपको कंडीशन बता दे रहा हूँ। ये आपका समांतर चतुर्भुज है जिसके सभी भुजा बराबर है आपस में, ये आपस में बराबर है। वर्ग में भी ऐसा ही होता है, सभी भुजा ये और ये सब बराबर है। तो आप तो कहेंगे कि बराबर है, लेकिन बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका जो विकर्ण है और इसका जो विकर्ण है बराबर नहीं है, लेकिन इसका विकर्ण बराबर होता है। तो वर्ग को हम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज नहीं कह सकते। हाँ, वर्ग को हम कह सकते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज को वर्ग नहीं कह सकते, क्योंकि उसके विकर्ण बराबर नहीं। तो ये बात ध्यान कर लीजिए, मैंने दोनों बता दिया कि वर्ग बोलेंगे कि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज है, तो हाँ है, क्योंकि उसके विकर्ण बराबर होते हैं। अच्छा, सभी समांतर चतुर्भुज वर्ग है तो ऐसा नहीं होगा, एक भी समांतर चतुर्भुज वर्ग नहीं होते, क्योंकि वर्ग तो कहने के लिए दोनों जो है ना विकर्ण बराबर होना चाहिए और 90 डिग्री सभी कोण होने चाहिए। इसका ऐसा नहीं होता है, इसीलिए ये बी वाला गलत है। आगे समझिए। तो पहला मैंने समझा दिया कि सभी वर्ग आयत हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं समझ आता है, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि सभी आयत वर्ग क्यों नहीं हो सकते। तो हम जरा सोचिए कि ये आयत है और ये वर्ग है, इसमें भी लंबाई चौड़ाई है, इसमें भी लंबाई चौड़ाई है, लेकिन क्या इसका लंबाई चौड़ाई समान है? नहीं, इसका लंबाई चौड़ाई समान है। तो हम थोड़ा देर के लिए लंबाई चौड़ाई के लेकर के इसको आयत कह देंगे, ठीक है, लेकिन हम इसके लंबाई चौड़ाई के लेकर के क्या हम इसको वर्ग कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो इसीलिए सभी आयत, कोई भी आयत वर्ग नहीं हो सकता, लेकिन वर्ग जो है ना आयत हो सकता है। क्लियरली समझ में आ गया? चलिए आगे बोला सभी चतुर्भुज सम चतुर्भुज होते हैं, सभी वर्ग सम चतुर्भुज होते हैं। तो चतुर्भुज तो नहीं होंगे, ठीक है। सभी वर्ग सम चतुर्भुज होंगे। कैसे होगा देख लीजिए। सभी वर्ग जो हम बोल दिए ना कि जितने भी वर्ग होंगे हम उनको सम चतुर्भुज कर सकते हैं, लेकिन सम चतुर्भुज को वर्ग नहीं कर सकते। आगे ना समझे? तो ये तो सही बोला है, ये भी सही बोला है और ये भी सही बोला है। सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं, तो सभी आयत समांतर चतुर्भुज भी होते हैं। आगे समझ। लेकिन सभी समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज आयत नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उसके कोण एंगल बराबर नहीं होंगे, मतलब उनका विकर्ण बराबर नहीं होगा। आगे समझिए। तो इतनी बात ध्यान रख लेना। आशा करते हैं समझ गए होंगे। आइए देखिए 39 नंबर प्रश्न दिख रहा है ना, विजुअल है ना, देख लीजिए एक बार। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की ऐसी संख्या है जो आधे घुमाए जाने पर पहले के समान दिखती है? कौन होगा? आधा को घुमाएंगे, मतलब आधे घुमाने का क्या मतलब? 0,8 को घुमाएंगे, देखो आधा घुमाने का मतलब है कि इतना पर से घुमाएंगे, इतना पर से घुमाएंगे तो गलत हो जाएगा ना। एक बगल से घुमाएंगे, एक बगल से घुमाएंगे तो गलत हो जाएगा। इधर से घुमाएंगे तो इतना घुमाएंगे तो हो जाएगा, लेकिन इतना घुमाएंगे तो नहीं होगा। लेकिन इसका 0,8 है, 0,8 दोनों तरफ से ले रहे हैं, तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ से 0,8 तो नहीं होगा समान। चलिए, तो राइट आंसर डी होगा। अब देखिए, एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है। अगर घन की भुजा को दुगुना कर दिया जाए तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा? मतलब घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो याद रखिएगा कि कभी भी 2 गुना अगर करता है तो क्षेत्रफल पूछेगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाता है? स्क्वायर। तो 2 गुना किया है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 गुना। अगर 4 गुना करेगा तो 4 का स्क्वायर 16 गुना। ये खाली क्षेत्रफल पूछेगा, तब क्या पूछेगा? उसके भुजा से हमको कोई मतलब नहीं है। आपको डायरेक्टली जितना गुना किया होगा उतना का स्क्वायर कर दीजिए, आंसर आपके सामने क्षेत्रफल में आता है। लेकिन आयतन कहेगा तो क्यू करना पड़ेगा। अगर यही पूछता कि इसका आयतन कितना गुना होगा तो 2 का क्यू कितना हो जाता है? 8। 2 का क्यू 8 होता है। मतलब 2 का क्यू का मतलब 2 गुने 2 गुने 2, 8 गुना हो जाएगा। 2 दूना 4, 4 दूना। आगे समझ में? ये बात ध्यान रखना है और इसको बार बार देख के याद भी करना है। ऐसा नहीं कि एक बार कह दिए तो आपको याद हो गया, याद करना होगा, नहीं तो फिर बाद में भूल जाएंगे। आगे देखिए, किसी वर्ग की भुजा 33 सेंटीमीटर है। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई वर्ग की भुजा क्रमशः 2/3 तथा 1/3 है। ठीक है, आपसे बोला है कि वर्ग की भुजा दिया है, आयत की लंबाई तथा चौड़ाई वर्ग की भुजा का 2/3 और 1/3 है। मतलब 2/3 का मतलब हो गया 2/3। किसका? 33 का। 33 का 2/3 का मतलब कितना आ जाएगा? इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 22 होगा ना। 11 33, 11 दूना 22। और जो 1/3 होगा वो कितना हो जाएगा? 33 गुने 1/3, तो काट देंगे तो 11 आ जाएगा। तो लंबाई चौड़ाई आ गया, आयत की लंबाई चौड़ाई
22 और 11। 11 इनके क्षेत्रफलों का अंतर कितने का होगा 100 पूछा है। तो 33 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 961 होगा कि ज़्यादा होगा 1089 वर्ग याद कर लिया कीजिए। नहीं पता है तो निकालना भी हम बता चुके हैं वर्ग का कि कैसे निकालते हैं। ठीक है 1089। अब 1089 है और उसके बाद है आयत का निकालेंगे तो 11 गुने 22 आएगा। तब 11 दूना 22, 11 दूना 22 2 24 कितना आ रहा है 242 आ रहा है। तो अंतर देख लीजिए कितने का आएगा, कितना का अंतर आया घटा लीजिए। 100 में से 242 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 200 घटाया तो 842 घटाया तो 58। अब फिर उसमें जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 847। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे समझ में कैसे आया से समझ में आ गया ना तुम लोग को आया है ना। पहले क्या वर्ग दिया है और आयत की लंबाई चौड़ाई डायरेक्ट नहीं दिया है बल्कि बोला है कि क्रमशः 2/3 लंबाई है और 1/3 चौड़ाई है। तो लंबाई निकाल देंगे 2/3 गुना करके 33 में और चौड़ाई निकाल देंगे 1/3 गुना करके। लंबाई चौड़ाई आ गया, क्षेत्रफल निकालते हैं। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो 11 गुने 22 गुने 11 22 गुने, लेकिन वर्ग का क्षेत्रफल होता है वर्ग भुजा स्क्वायर मतलब 33 का स्क्वायर। अब दोनों को घटा लेंगे, जो आएगा वही अंतर होता है। समझ में आ गया। आइए अगले सवाल को देखते हैं। बोला है नरेश ने 30 जून को सुबह 11:20 में अपनी यात्रा शुरू की और 1 जुलाई शाम को 5:40 पर समाप्त कर दी। नरेश है जो 30 जून को यात्रा शुरू करता है 11:20 में और 1 जुलाई 5:40 में वो समाप्त हो जाता है। तो कितना देर का समय लगा ये पूरा समय पूछा है, यही ना पूछा है। तो निकालेंगे कैसे। तो 30 जून से जब शुरू किया है और 1 जुलाई गया तो 30 जून के बाद 31 जून तो होता नहीं है, 1 जुलाई ना होगा तो 1 जुलाई होगा। इसका मतलब अगले ही दिन की बात कर रहा है। तो 11:20 से 11:20 में हमको पता है कि कितना हो गया टोटल 24 घंटा। 11:20 से 11:20 24 घंटा हुआ ना। अब फिर 11:20 से 5:40 कितना घंटा होगा। तो 11 के बाद अब जो 12 हो गया 13 हो गया 14 हो गया 14 15 सॉरी 1 2 गिनेंगे 11 के बाद 12 1 2 3 4 5 बज रहा है ना। कितना बार खींचे हम 6 बार खींचे ना। तो 6 घंटा ही हो गया, लेकिन 6 घंटा तब होता 6 घंटा तब होता जब यहाँ 20 होता, लेकिन 20 मिनट और ज़्यादा हो गया तो 6 घंटा 20 मिनट हो गया। यानी इसमें जोड़ दीजिए 6 घंटा 20 मिनट तो 24 6 कितना हो गया 30 घंटा 20 मिनट आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे निकालेंगे। आगे समझो निकालने का तरीका मैंने बता दिया है कि आप इस तरह से सावधानी से निकालेंगे तो गलती नहीं होगा। आसान सवाल कभी कभी गलती हो जाते हैं, इसलिए बड़ी सावधानी से हमको बरतना पड़ता है वहाँ पर। समझ में आ गया। नहीं बरतिएगा तो गलती हो जाएगा, आता हुआ चीज़ गलती होगा तो बहुत ज़्यादा दुख होगा। कक्षा 3 के बच्चों ने गुप्त संदेश लिखे। आज उन्होंने विपरीतार्थक शब्दों का गुप्त संदेश में लिखा। अध्यापिका ने ब्लैक को AKJ इतना प्रदर्शित किया। इनमें कौन सा गुप्त संदेश दिए गए शब्द का सही विपरीतार्थक है। मतलब इस दिए गए शब्द का सही विपरीतार्थक कौन है गुप्त संदेश में, ये बोला है। तो बताइए कि क्या करके लिखा है। बी का ए किया हुआ है, बी का ए कर दिया, एल का के, ए का फिर एक पीछे तो जेड किया है। तो बोला इनमें कौन गुप्त संदेश के दिए गए शब्द का सही विपरीतार्थक है। मतलब ये तो लिख दिया है, लेकिन इस शब्द का सही विपरीतार्थक कौन होगा। उल्टा इसको फिर अभी कर देंगे उल्टा। बताइए सही कैसे आएगा। एक एक घटा के लिख दिया है ना, एक एक घटा के लिखा। अब इसमें जो है शब्द ही नहीं दिया कि किस शब्द को हमको लिखना है। दिया है क्या। ब्लैक का विपरीतार्थक व्हाइट होता है, ये बात समझे। तो व्हाइट का आपको बोला है कि व्हाइट का बताइए। तो एक एक घटा के व्हाइट का आपको बताना। आ गया। WHITE का बताना है। पहला कौन बी हो जाएगा, बी होगा ना। मतलब इसमें हमसे पूछा था, देखिए इसमें क्या पूछा था पहले समझ आइए। विपरीतार्थक शब्दों को गुप्त संदेश में लिखा। अध्यापिका ने ब्लैक को इतना प्रदर्शित कर दिया, कहा कि भाई हम ब्लैक को इतना प्रदर्शित करते हैं तो इसके विपरीतार्थक में आप क्या लिखेंगे। तो आप व्हाइट का लिख देंगे। क्या लिख देंगे, मतलब व्हाइट का आप लिख देंगे। अब वो विपरीतार्थक नहीं समझ लेना जो हम कोडिंग डिकोडिंग में पढ़े, तो उस पर जाएंगे तो फिर फंस जाएंगे। बोला है और आधा दर्जन अंडा, अथीरा नाम का कोई व्यक्ति है जो आधा दर्जन अंडा, आधा किलो चावल, 250 ग्राम नमक और एक माचिस खरीदना चाहती है। दुकान में दी गई सूची दिए गए हैं, यहाँ मेनू है। मेनू किसका कीमत क्या है दिया गया है। तो अब उसके पास जो है ना इतना रुपया बच गया। तो इस प्रकार
देख लीजिए क्या पूछा है। अच्छा मतलब यदि उसके पास इतना रुपया है तो कौन सही बात लिखा हुआ है। तो उसमें क्या बचा, क्या जोड़ा जाएगा? हाँ, बोला है ऑप्शन में उस सभी वस्तु खरीदने के लिए इतना रुपया जोड़ना होगा, मतलब ये 445 साढ़े 45 है ना, उसमें और मिलाना होगा, या उसके पास 2 रुपया बच जाएगा। क्या होगा तो पहले तो हम दाम निकालेंगे तभी पता चलेगा। ठीक है, तो जब दाम आप निकालेंगे तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि टोटल दाम जो आएगा, टोटल मैं बता दे रहा हूँ कि कितना आएगा। वस्तु की कीमत जो है, अंडा 4 रुपये है, 4 रुपये है ना, तो आप देख लीजिए कि यहाँ आधा दर्जन है, आधा दर्जन अंडा लेना है, तो आधा दर्जन अंडा 4 रुपये से जोड़ लीजिए, 6 का अंडा का 24 रुपया हो जाएगा, 24 रुपया अंडा का दाम हो गया। चलिए, उसके बाद है एक आधा किलो चावल है, चावल कैसे है 3 रुपये, तो 1.5 आ गया आधा किलो चावल का। 250 ग्राम नमक लेना है, नमक का दाम देखिए 16 रुपये से कितना हो जाएगा 4 रुपया, 4 रुपया होगा ना नमक। अच्छा, अब 4 रुपया 250 ग्राम का 4 रुपया ना होगा, आधा किलो का 8 रुपया, 250 ग्राम। ठीक है, एक माचिस खरीदना है, माचिस का दाम देखिए 3 रुपया है, तो 3 रुपया ये हो गया, जोड़ लीजिए कितना आ रहा है। अब कुछ नहीं ना लेना है माचिस के अलावा, अंडा है, चावल है, नमक है और माचिस है, जोड़ लीजिए 24 4 28, 28 3 31, 31 1 32 50, 32 50 रुपया ही खर्च होगा, है 45 50, तो बच ही जाएगा ना। कितना बच जाएगा सो समझ सकते हैं, ऑप्शन में देख लीजिए। उसके पास उतना ही राशि है जितना आवश्यक है, उसके पास दूसरे सामानों के साथ 500 ग्राम नमक खरीदने के लिए भी पर्याप्त राशि है। 47 रुपये के पास। 47 आ रहा है, 1 मिनट देख लेना है। अंडा कितना ले रहा है, आधा, आधे 24 रुपया होगा उसका। 24 रुपया हो गया। Yes, sir. एक आधा किलो चावल, चावल कहाँ है, ओहो, चावल का दाम हम 3 रुपया देख लिए थे, ठीक 16 रुपया होगा, तो 40 रुपया तो यहीं से हो गए। Yes, sir. और एक 1.5 रुपया उसको जोड़ दिए थे हम 3 रुपया मान करके, 250 ग्राम नमक। और 250 ग्राम नमक है, तो यहाँ पे नमक का 4 रुपया हो गया, Yes, sir. तो 40 4 44 रुपया यहीं से हो गए, 3 रुपया माचिस। और 3 रुपया माचिस। माचिस, तो 47 रुपया तो घटेंगे उनके पास, 1.5 रुपया घट जाएगा, है ना, 45 है तो 1.5 रुपया घटेगा। तो ये बस ऑप्शन कौन सा होगा, ये वाला हो जाएगा। ये वाला क्लियर, 1 का 50 पैसे। चलिए 1.5 रुपया जोड़ना होगा। अब आगे देखिए, इसमें क्या कहा है। रेखा अपने जन्मदिन पर केक खरीदती है और अपने 5 दोस्तों को बुलाया, जिसमें से 2 दोस्त वहां नहीं पहुंचे। उनके केक को 2 बराबर भागों में काटा और एक हिस्सा अपने लिए रख लिया, बचा हुआ एक हिस्सा उसने अपने बाकी दोस्तों में दे दिया। तो थोड़ी देर में उसके 2 दोस्त भी आ गए, वह उन्हें देखकर खुश हुई और अपने केक के भाग को 3 बराबर हिस्से में बांट दिया। उसने पूरे केक का कितना भाग खाया, मतलब रेखा अपने पूरे केक का कितना भाग खाया। तो सबसे पहले आधा आधा भाग में बांटा, तो आधा भाग तो पूरे दोस्त जो आया था उसको दे दिया। अब इस आधा भाग में से फिर 3 भाग बनाया, मतलब 1/3 फिर बना दिया, सबको जोड़ देंगे। तो 1/6 भाग हो गया। Yes, sir. हो गया, इस 1/6 भाग में उसने 2 दोस्त को दे दिया, 1 भाग उसने अपने खाया। माता अपने खा लिया। आगे ना समझ में, तो 1/6 भाग खाया होगा। आगे समझ में, सब खा। क्लियर समझ में आ गया ना। तो मैंने बता दिया, मतलब एक केक लाया, आधा आधा में बांट दिया। अब जो पहले दोस्त आए थे उनको ये आधा दे दिया, आधा अपने लिए रख लिए। लेकिन हुआ क्या कि धोखे से आ गए वो दोनों फिर से, तो ऐसे परिस्थिति में आगे तक चलो तुम लोग आगे, तो लो 3 भाग और कर दे रहे हैं, 3 भाग बना दिए, तो कोई एक ही भाग नहीं खाएंगे, 1/6 भाग आ गया, 1/6 भाग खाया होगा तीनों मिल के, तो 1/6 ऐसे करके राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे समझ में, चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या कहा, बोला है निम्नलिखित में से कौन सा, यहीं से ना होगा, 46 से ना होगा, डिन्स का नियम नहीं है ऐसा बोला है। तो हम डिन्स के नियम में आपको बताए थे कि रचनात्मकता नियम है, गतिक नियम है और परिवर्तनशीलता है। ये नियम नहीं है और ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इसलिए इस पर ज़्यादा बहस करने की जरूरत नहीं। पियाजे के अनुसार अनुसंख्या बच्चे द्वारा वस्तुओं के बीच बनाए गए डैश प्रकार, 2 प्रकार के संबंधों में कौन सही है ऐसा बोला गया है। 2 प्रकार जो संबंध बताया उसमें कौन सही है। तो पियाजे के अनुसार याद रखिए, क्रम और पदानुक्रम समावेशन का नियम जो है ना, संश्लेषण सही है, बाद बाकी प्रवृत्ति का नहीं है, और पंक्तिबद्धता नहीं है, पंक्तिबद्धता नहीं है। आइए समझते हैं नेक्स्ट को। बहुधा छात्र दशमलव संख्याओं की तुलना करने में त्रुटि करते हैं, मतलब दशमलव संख्या उनको समझ में नहीं आता है, उनको 0.5 और 0.50 समझ में नहीं आता है, उनको लगता है कि कम है ही ज़्यादा, लेकिन दोनों सेम ही है। बहुत सारे बच्चों में ऐसा भ्रांतियाँ होती है कि वो 0.5 को समझ नहीं पाते हैं कि वो 0.5 का मतलब 50 पैसा ही हुआ, ये बात नहीं समझ पाते हैं।
ठीक है, चाहे हम इसको 500 पैसा 500 ग्राम भी कह सकते हैं। यस सर। बात समझे, ये उस बात को नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि पॉइंट के बाद स्थान का वैल्यू होता है, ना कि हम हाँ, तो स्थान किस स्थान पर है, पहला स्थान पर है तो वो 500 ग्राम होगा ना, तो 50 पैसा होगा, इस तरह जिसमें हम काउंट करेंगे कर लेंगे। चलिए, तो ये बात समझ नहीं पाते हैं। उदाहरण के लिए दिया है, इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण हो सकता है। इसका क्या कारण हो सकता है, ऐसा पूछा गया, ऑप्शन में दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। तो इसका संभावित कारण हो सकता है पूर्ण संख्या के तथ्यों को दशमलव संख्या में अति सामान्यीकरण करने में उसको जो है ना त्रुटि हो रहा है। ठीक है, यही कारण है, अति सामान्यीकरण में दिक्कत हो रहा है, यही कारण है। आइए देखिए, यहाँ वर्ष 2021 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो है ना जो निपुण चलाया गया है प्रत्येक बच्चा के लिए, वही पूछा कि कौन सा चलाया गया संख्यात्मकता प्राप्त करने के लिए, तो निपुण भारत की शुरुआत की गई है 2021 में, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं कि निपुण का क्या पूर्ण रूप क्या है। तो निपुण की बात करें तो कोई बता सकते हैं कि इसका पूर्ण रूप क्या है? निपुण का उद्देश्य कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए है? ये भी 3 से 9 वर्ष के लिए, 3 से 9 वर्ष तक के लिए है निपुण का जो है उद्देश्य। अगर हम बात करें निपुण के और भी चीज़ें की 2021 में स्टार्ट हुआ है, और इसकी जो शुरुआत हुआ है 5 जुलाई को शुरुआत हुआ है 2021 में। इसका फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी है। इस बातों को ध्यान रखिएगा, तो इसीलिए आपको ये बात भी ध्यान रखना है कि फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। आगे देखिए, बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन समकक्षी मूल्यांकन के लिए सत्य है? तो समकक्षी मूल्यांकन के लिए पहला ही सही है। इसमें सम्मिलित है कि एक बच्चा अन्य बच्चों के कार्य का आकलन करता है और उन्हें प्रतिपुष्टि देता है। ये देखिए मूल्यांकन के लिए सबसे अच्छा तरीका है बोला है। आगे देखिए, बोला है त्रिभुज के कोनों का योग गुणधर्म के आंतरिक कोनों का योग 180 डिग्री का परिचय कराने के लिए शिक्षक के विविध प्रकार के त्रिभुजों के छोटे छोटे आउट त्रिभुजों का प्रदान किए और विद्यार्थियों को प्रत्येक में दिए गए त्रिभुजों के आंतरिक कोनों को मापने के लिए कहा गया। क्रियाकलाप के मापन के बाद इस छात्र इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दिए गए किसी भी त्रिभुज के आंतरिक कोनों का योग 180 डिग्री है, चाहे वह कैसा दिखे उसे मतलब नहीं। तो इसको बोला है कि इस क्रिया एक ऐसा उदाहरण है, ये चीज़ पूछा गया। तो इस उदाहरण को हम आगनात्मक उदाहरण कहेंगे। जो भी उदाहरण से कोई चीज़ समझाया जाता है तो उसको आगनात्मक कहते ही हैं। ऑलरेडी पहले भी आप जा सकते हैं, बता चुके हैं। अगर विधि की बात करें तो आगनात्मक होता है, प्रदर्शन विधि होता है, निगनात्मक होता है, विश्लेषण विधि होता है। आगनात्मक में आपको ध्यान रखना है कि मूर्त से अमूर्त की ओर अनुसरण किया जाता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर अनुसरण किया जाता है। ठीक है, इसमें बच्चे जो है ना रुचि लेते हैं, याद रखिएगा, और इसमें अनुभव प्रत्यक्ष अनुभव के अवलोकन कराए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ है जो आपको आज्ञात्मक में होते हैं। वही प्रदर्शन विधि की बात कर ले तो प्रदर्शन विधि में आपको है बहुत सारे क्रियाकलाप के द्वारा जैसे छात्र को क्रियाकलाप कराया जाता है, और अक्सर जो है ना सिद्धांतों से संबंधित क्रियाकलाप होते हैं। तो ये हो गया आपका प्रदर्शन विधि में। वही अगर हम निगनात्मक की बात कर लेते हैं तो इस विधि में जो है शिक्षक सामान्य से विशिष्ट की ओर बताने का प्रयास करते हैं, फार्मूला के जरिए बताने का प्रयास करते हैं, तो इसीलिए सामान्य से विशिष्ट की ओर बताते हैं। और विश्लेषण विधि में आपको पता होना चाहिए कि विश्लेषण विधि में क्या होते हैं बता सकते हैं? हाँ, मतलब समस्या को अगर विभिन्न भागों में विभाजित करके किया जा रहा है तो वो हो जाता है विश्लेषणात्मक विधि। तो ऐसे सभी विधि को आपको याद रखना है। इसमें बोला है नेहा घटाव की समस्या इतना को हल कर रही है। वह कहती है कि 257 जमा 100 होगा 357, 457, 557। मतलब अगर हम जमा करते जाए 100 में तो ऐसे करके बढ़ते जाएगा, इसीलिए 257 जमा 400 हुआ। मतलब इसको अगर घटाना होगा तो कैसे घटाएगी ये बताया है। तो बोल लास्ट में इसमें बोला है कि उपयुक्त रणनीति कौन सा कथन अधिकरण उपयुक्त है। बोला इसमें कौन सा कथन सही है, तो सही कथन आपका ए ही वाला ही सही है। आप देख लीजिए इसको। कला यह दर्शाता है कि नेहा अपनी स्वयं की कल्पना नीति को विकसित कर लिया, मतलब अपनी बातों को उसने विकसित कर लिया है जो वो बराबर वही का प्रयोग कर रही है। ठीक है, आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनात्मक गणित कक्षा का लक्षण है? तो मैंने रचनात्मक गणितीय कक्षा का लक्षण भी बता चुका हूं आपको। इसमें लक्षण मेन है आपका बच्चे के अर्थपूर्ण गतिविधियों में व्यस्त होना, ये रचनात्मकता को बताता है। तो रचनात्मकता क्या है मैंने ऑलरेडी आपको लिखा दिया है, 1-2 बार देख लीजिएगा, ठीक रहेगा। आगे देखिए, इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप कक्षा 3 के छात्रों में सामान्य समाधान की प्रतिभा को विकसित करता है? तो समस्या समाधान की प्रतिभा को विकसित करने वाला कौन सा है? तो ये आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये बी होगा। एक क्रियाकलाप जिसमें विद्यार्थी समूहों में कार्य कर रहे हो और 2 अंकों के गुणन के विभिन्न आयामों का खोज कर रहे हो, तो ये हो जाएगा आपको समस्या समाधान, मतलब खोज करना ही समस्या समाधान विधि कहलाता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। आगे यहाँ देखिए, गणित के एक अच्छे प्रश्न के लिए इनमें से कौन सा अभिष्ट लक्षण है? तो गणित के अच्छे प्रश्न के लिए अभिष्ट लक्षण आपका है
प्रश्न में तथ्य या कार्यविधि के स्मरण या प्रकृति से अधिक अपेक्षित होना चाहिए। मतलब प्रकृति की बातें ज़्यादा होनी चाहिए, ऐसे प्रश्न होने चाहिए, तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा प्रश्न माना जाता है। प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने में समर्थ है। वैन हेले के ज्यामिति तर्क के चरणों के अनुसार कौन सा चरण पर है। मतलब बच्चा जो है ना क्या करने में समर्थ है, दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने में। मतलब अगर वो देख लेता है, सामने उसको फिगर दिखाया जाता है, तो वो क्या कर रहा है, वर्गीकृत कर पा रहा है। तो ऐसे में वेन हीले का ये कौन सा चरण होगा, तो दृश्यकरण चरण कहलाता है। ठीक है, दृश्यकरण चरण। तो ये जो दृश्यकरण चरण होता है, ये कौन सा चरण है बता सकते हैं? पहला स्तर है या दूसरा स्तर है, कौन सा होगा? दूसरा स्तर है ना। हाँ, दृश्यकरण जो है ना दूसरा ही स्तर होगा। आगे देखिए, बोला है विधि बताया गया, हल करने की समस्या समाधान की विधि बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यार्थी के दोषों को सुधारने के लिए सही तकनीक को दर्शाता है। मतलब कौन कथन है जो विद्यार्थी के दोष को सुधार सकता है। तो इसमें जो है ना दोष को सुधारने की जो तकनीक है वो आपका है सी, डीन्स ब्लॉक का उपयोग करके स्थानीय मान की अवधारणा को सुदृढ़ करना। डीन्स ब्लॉक के अनुसार स्थानीय मान अगर सुदृढ़ रहेगा तो ये जो उदाहरण दिए गए हैं वो समस्या समाधान में काफ़ी कारगर हो सकता है। आइए देखिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि प्राइमरी गणित की अध्यापिका विद्यार्थी से पैमाना निकालने के लिए कहती है, रूलर जिसको कहते हैं, क्योंकि वह एक लंबाई का मापन प्रकरण पढ़ाने वाली है। विद्यार्थी यह शब्द सुनकर उलझन में पड़ जाते हैं। जैसे ही रूलर नाम निकालने को कहते हैं तो विद्यार्थी क्या हो जाता है, सोचता है कि अब क्या होगा, अब तो हमारे से होगा नहीं, ऐसा सोचने लग जाता है। कि किस प्रकार राजा रानी को निकाल सकते हैं। गणित के अध्यापक अध्यापिका को कक्षा में अक्सर इस प्रकार की स्थितियां का सामना करना पड़ता है। शब्दावली की यह स्पष्टता इसलिए हुई क्योंकि शब्द रूलर एक उदाहरण है। किसके उदाहरण है शब्द रूलर, ये बोला। तो रूलर जो है आपको ध्यान रखना है कि एक समान शब्द है। क्या है? समनाम शब्द है। ठीक है, रूलर जो है क्या है, एक समनाम शब्द है जिसमें ज़्यादातर पैमाना के रूप में प्रयोग इसको किया जाता है। ठीक है, पैमाना का मतलब होता है रूलर, और रूलर शब्द जो है ना बच्चे को ज़्यादा उलझन में डालता है क्योंकि वो समनाम है दूसरे का। आइए हम समझते हैं अगले को। बोला है कौन सी दो संख्याओं को विभाजित करने पर भागफल 4 होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे मुक्त सिरे वाले, ये प्रश्न जो है कैसा प्रश्न है ये पूछा है, तो मुक्त सिरा वाला है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जिसके भागफल 4 आ सकते हैं, तो मुक्त सिरा वाला हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा कथनों में एक दृष्टिकोण है सभी के लिए गणित। मतलब ऐसा एनसीएफ में बताया गया कि सभी के लिए गणित जरूरी है। तो कौन सा कथन अत्यंत उपयुक्तता से दर्शाता है। तो इसमें अत्यंत उपयुक्तता से दर्शाने वाले कथन ये है कि गणित शिक्षण और अधिगम लिंग, जाति और कौशल के आधार पर भेदभाव से मुक्त होना चाहिए। ये चीज़ बताया गया। तो आशा करते हैं इसको समझ गए होंगे। अगले दिन मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के नेक्स्ट सेट के साथ।